हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, राइट। अब मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा डे 1 स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम क्या करेंगे। डे 1 से लेके डे 100 तक हमारे डिफरेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और मैंने आपको वादा करा था कि हम अकाउंटिंग पूरी की पूरी क्लास 12 की इन 100 दिनों में कवर कर लेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहो और इस पूरे जर्नी को एंजॉय करो ताकि हम लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए, राइट। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं डे 1, जहां पे हम बात करेंगे बिल्कुल हमारे बेसिक्स की, जहां पे सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा पार्ट ए। आपको भी पता होगा कि अकाउंट्स में हमारे पास 3 बुक्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो हम सबसे पहले पार्ट ए पूरी कंप्लीट करेंगे, आफ्टरवर्ड्स बी एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, सी करेंगे। अब इस चीज के लिए सबसे पहला जो टॉपिक मैंने चुना था वो ये है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स का मतलब क्या कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग के पूरी बेसिक्स की बात करेंगे और ये आपको पता होगा कि आपका ये चैप्टर नंबर 1 है। अब ये जो चैप्टर है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो चैप्टर है अकेला अपने साथ पता है कितने नंबर कैरी करता है, अपने साथ पूरे के पूरे 8 से 10 नंबर कैरी करता है। मतलब ये जो चैप्टर है, अगर आप मुझसे पूछो तो सर ये वाला चैप्टर 8 से 10 नंबर में पेपर में आएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, राइट। आपकी पूरी तीनों बुक्स में से कुछ 5 चैप्टर ऐसे जो बहुत बड़े चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम उनको भी फोकस करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, राइट। अब आज जो चैप्टर है ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स मतलब क्या, बिल्कुल बेसिक मतलब थ्योरी कवर करेंगे और पूरी की पूरी थ्योरी मैं शॉर्ट टाइम पीरियड में पूरी की पूरी कंप्लीट करा दूंगा। आफ्टरवर्ड्स हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो जी चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ये वाला और हम बात करते हैं सारी बेसिक्स की, ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें एक बात समझनी है। वो बात पता है क्या है कि सर ये पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एक बार ये बता दोगे क्या, क्या बोला आपने कि सर पार्टनरशिप का मतलब क्या है। देखो जी पार्टनरशिप का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म। मतलब क्या, व्हेन 2 or more partners join together, क्या बोलेंगे, 2 or more partners join together, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। अब ये ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा बिजनेस चलाते हैं। अब इस बिजनेस में चाहे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, चाहे क्या होगा, लॉस होगा, वो बात की बात है, लेकिन ये बिजनेस इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और बेसिक वाली चीज समझने की है कि सर जब भी हम पार्टनरशिप बनाएंगे तो आप हमें बता सकते हो कि मिनिमम कितने लोग लगेंगे। देखो पार्टनरशिप में ना मिनिमम जो लोग लगते हैं वो लगते हैं 2। कितने लगते हैं हमारे पार्टनरशिप मिनिमम लोग, 2। और सर मैक्सिमम जो ये बंदा पर्सन जाएगा वो जाएगा कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। मतलब क्या कि मिनिमम कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं और मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा, ये 50 नंबर तक पहुंचेगा। तो इसे बोलते हैं पार्टनरशिप। समझ में आया। यहां पे क्या समझे कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे। अब उस बिजनेस में उनको प्रॉफिट भी होगा और क्या होगा, लॉस भी होगा। अब हमने सेकंड बात क्या पढ़ी कि यहां पे जब भी पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे तो मिनिमम कितने लोग लगते हैं, तो सर जी मिनिमम लगेंगे 2 लोग और मैक्सिमम जो ये लिमिट जाती है वो कहां तक जाएगी, ये जाएगी 50 तक जाएगी, ठीक है। ये लिमिट और भी आगे बढ़ाई जा सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे क्या कर दे, अलाउ कर दे, बट अभी के लिए इतना मत समझो, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में कि भाई पार्टनरशिप ने आपने ये बता दिया, अब यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है ये बता दो। देखो पार्टनरशिप का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये बता देते हैं। यहाँ पे होता क्या समझना, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, क्या बोला इसने, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। क्या बोला, पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होती है कितने लोगों के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। फिर बोल रहा है एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब ये क्या करते हैं, बिजनेस में मतलब बिजनेस में आते हैं, बिजनेस के लिए एग्री करते हैं और यहाँ पे ये क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉसेस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। किसको शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉसेस को। फिर आगे क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप among 2 or more person to share profit and losses of the business। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे ये नई लाइन आई है, carried on by all or any one of them acting for all। मतलब क्या, carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब क्या है, यहां पे मतलब क्या है कि भाई देखो एक्टिंग फॉर ऑल,
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब भी बिजनेस होगा, बिजनेस या तो देखो सपोज करो यहाँ पे दो केस बनाता हूँ, केस नंबर ए और केस नंबर बी, ध्यान समझना। मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर है, अगर ये तीनों बिजनेस साथ में करें तो हम तो इसे बोलेंगे कैरीड ऑन बाय ऑल। क्या बोलेंगे इसे? कैरीड ऑन बाय ऑल। मतलब क्या कि सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये कह रहा है वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या, सपोज कीजिए कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे। ए और बी मान के चलो इंडिया में रहते थे, ओके सॉरी इंडिया नहीं, इंडिया गलत हो जाएगा, ये रहते थे दुबई में। कहाँ रहते थे? दुबई में। और जो ये सी है वो कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। अब क्या होता है कि जो इंडिया में रह रहा है वही एक एक्टिव पार्टनर हो गया, तो अब ये क्या करेगा, सी इन दोनों के बिहाफ पे सारा काम करेगा। सी इन दोनों के बिहाफ पे क्या करेगा? सारा काम करेगा। हम उसे बोलते हैं एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाएंगे या फिर कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे बिजनेस चलाएगा, हम उसे बोलते हैं एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? यहां तक सही है? इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आने वाले पॉइंट्स में हम क्या बात करेंगे, देखिए सबसे पहले फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है ये समझते हैं। फीचर्स मतलब क्या, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होती है। सर एक बार ये बता दो, ध्यान समझना, पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो ये कह रहा है टू और मोर पर्सन। तो देखो सबसे पहली बात समझना, जब भी आप पार्टनरशिप चलाओगे तो आपको कितने लोगों की जरूरत होगी? दो या दो से ज्यादा लोगों की क्या होगी? जरूरत होगी। मतलब क्या, जब भी मैं पार्टनरशिप कंटिन्यू करूंगा तो मुझे एटलीस्ट कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे कह रहा है कि सर मैक्सिमम कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम जो होती है वो आपको कितनी 50 लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे एक चीज इन्होंने बोली है, जरा ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर। ये तो हमने पढ़ लिया कि 2 पार्टनर चाहिए। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ये वो लोग होने चाहिए जिनके जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिजनेस कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, एंड हु आर नॉट माइनर। अब मेरी बात समझना, यहां पे होता क्या है, सारे पार्टनर्स मतलब कोई भी इंसान पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट, अभी एक्सेप्ट मतलब क्या कि कुछ लोग पार्टनर नहीं बन सकते। अभी कुछ लोग में कौन आता है, सबसे पहले कुछ लोग में आएगा माइनर। कौन आएगा? माइनर। जो माइनर होता है वो आपका क्या नहीं बन सकता? पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर मतलब क्या, जिनकी एज 18 साल से, क्या बोला मैंने, दोबारा बोल रहा हूं, जिनकी एज 18 साल से क्या होगी? कम होगी, हम उसे क्या बोलेंगे? माइनर बोलेंगे। तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता कुछ सर्कमस्टेंसेस में। अब मेरी बात समझना, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट इन्होंने बोला है कभी कभी माइनर को अलाउ कर दिया जाता है पार्टनर बनने के लिए। बट याद रखना, माइनर अगर बिजनेस में आया तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, वो कंप्लीट पार्टनर तभी कहलाएगा जब वो 18 साल की एज पूरी कर जाएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, माइनर वैसे तो पार्टनर नहीं बन सकता, बट सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में माइनर क्या कर सकता है? पार्टनर बन सकता है। बट याद रखना, अगर वो माइनर पार्टनर बना तो उसको प्रॉफिट में तो हिस्सा मिलेगा, बट लॉस में हिस्सा नहीं मिलता। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसका मतलब क्या है सर? अनसाउंड माइंड का मतलब क्या? क्या दिमाग में आवाज नहीं जाती? थोड़ा तो यही सही है कि मतलब ऐसी बात है कि दिमाग में लाइक आवाज नहीं जाती। मतलब समझ रहे हो कि दिमाग में आवाज ना जाने का मतलब क्या, कि एक ऐसा इंसान जो दिमागी तौर पे थोड़ा सा वीक है, जो अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकता, उसे हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड। मतलब समझ रहे हो कि वो जो थोड़ा सा दिमागी तौर पे वीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम है या क्या उसको कोई मेंटल कोई इश्यू है, वो इंसान कभी भी क्या नहीं बन सकता? पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इन्होंने बोला है कि पार्टनर वही बनेगा जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के काबिल होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के काबिल हो ही नहीं सकता, इसलिए ये पार्टनर नहीं बन सकता। 18 साल से नीचे का इंसान क्यों नहीं बन सकता पार्टनर? क्योंकि यार 18 साल से नीचे की एज को हम मैच्योरिटी नहीं बोलेंगे, वहां तक थोड़ा सा बेसिक ही रहता है, इस वजह से वो क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। एंड द थर्ड पॉइंट याद रखना, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बाद अगला आ जाता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अब मेरी बात समझना, सपोज करो एक इंसान है, वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर कोई मर्डर का चार्ज लग रखा है। किसका चार्ज लग रखा है? मर्डर का। अब मर्डर का अगर उसके ऊपर चार्ज लग रखा है तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? नहीं सर, कैसे बन जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? वो तो ऑलरेडी क्या कहते हैं? क्रिमिनल है। तो कोई क्रिमिनल इंसान कैसे किसी पार्टनर बन जाएगा? और क्रिमिनल इंसान में कोई भरोसा थोड़ी ना करेगा। इस वजह से पार्टनरशिप बोलती है कि भैया सब पार्टनर बन सकते हैं, बस 3 लोगों को छोड़कर। पहला है माइनर, दूसरा क्या है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा क्या है? तीसरा है पर्सन
डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, जो क्या है क्रिमिनल है। क्या मेरी बात इतनी क्रिमिनल या फिर कुछ भी यार, उसके ऊपर कोई भी केस चल रहा है, मान लो क्रिमिनल नहीं तो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया, या फिर किसी धोखाधड़ी में अंदर है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है, तो उनमें हम पार्टनर इनको नहीं बना सकते। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या होता है कि जब भी पार्टनरशिप बनेगी, क्या बोला, जब भी क्या बनेगी, पार्टनरशिप बनेगी, तो यहां पे क्या लगेगा, एग्रीमेंट लगेगा। क्या लगेगा, एग्रीमेंट। देखो जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होना, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं हो तो भी चलेगा, एग्रीमेंट ओरल हो तो भी चलेगा, रिटन हो तो भी चलेगा, बट एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या लिखा है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, अ रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। यार देखो हर चीज की टर्म्स और कंडीशंस होती है, वैसे यहां पे भी क्या होगा, जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस होगी वो सब होगी, बिकॉज ऑफ विच पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और इस रिटर्न एग्रीमेंट को पता है क्या बोलते हैं, इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं इस रिटर्न एग्रीमेंट को, पार्टनरशिप डीड। क्या मेरी बात क्लियर है। तो देखो पहला पॉइंट क्या पढ़ा है मैंने, पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ा है कि भैया 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर, कितना, 2 या 2 से क्या होने चाहिए, ज्यादा पार्टनर होने चाहिए। फिर मैंने इसमें एक्सेप्शंस पढ़ा दी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ा है कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए इनके बीच में, एग्रीमेंट। तीसरा काम क्या है कि जो बिजनेस होना चाहिए वो होना चाहिए लॉफुल। सही बात है यार, अब कोई इलीगल काम थोड़ी ना करोगे, कल को तुम तो भाई किडनैपिंग चालू कर दो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो बिजनेस क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए। तो यही चीज इन्होंने बोली कि भाई आप जो बिजनेस करने वाले हो वो लॉफुल होना चाहिए। अब पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड टू डू अ लॉफुल बिजनेस विच इंक्लूड ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन। देखो ये लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। एक बात याद रखना, पार्टनरशिप होगा तो वहां पे क्या होता है, प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब वो प्रॉफिट या लॉस, मतलब प्रॉफिट के लिए काम करने चाहिए। अब मान के चलो एक ऐसी चीज जो प्रॉफिट नहीं कमाती, मान लो एक चैरिटेबल, अब मान लो मैंने बाल आश्रम खोल दिया, या मैंने वो होता है वृद्धा आश्रम जहाँ पे ओल्ड एज लोगों को रखा जाता है वो खोल दिया। अब मेरा काम ये थोड़ी ना कि मैं उस ओल्ड एज होम से पैसे कमाऊं, मैंने जस्ट ऐसे ही खोल दे कि भाई मेरे को चैरिटी करनी थी। तो याद रखना जो चैरिटी वाली चीज है वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकती। वो भी यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है, एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे उनको हम बिजनेस नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब भी हम बिजनेस खोलेंगे तो बिजनेस में क्या होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए प्रॉफिट। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई। तो हमने जो तीसरी बात पढ़ी वो क्या पढ़ी सर, हमने तीसरी बात पढ़ी कि जो हमारा बिजनेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लॉफुल। लॉफुल मतलब क्या, इस बिजनेस जो बिजनेस होगा वो कैसे, लीगल होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो क्या लिखा है चौथा पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग। तो यार देखो पार्टनरशिप आई है तो प्रॉफिट शेयरिंग तो होगी, तो मतलब फोर्थ फीचर क्या हो गया कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, कि मतलब जो भी पार्टनर होगा उनको प्रॉफिट में भी हिस्सा मिले और कभी लॉस हो जाए तो लॉस में भी हिस्सा मिले। अब लास्ट पॉइंट क्या है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। मतलब क्या, या तो बिजनेस सब चलाएंगे या उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे काम करेगा, उससे बोलते हैं एक्टिंग फॉर ऑल। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहां तक क्या पढ़ा है, मैंने आपको 5 फीचर पढ़ा है, याद करो मेरे साथ। पहला फीचर क्या है, 2 और मोर पर्सन मिलकर बिजनेस चलाएंगे। हर कोई पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट 3 लोग। याद करो, रिपीट करो मेरे पीछे, कौन से वो 3 लोग थे। पहला था माइनर, देखो अभी भी ना स्टिल रिपीट नहीं कर रहे हो तुम, पता है क्या, गूंगे की तरह बैठे हो, बस वीडियो को निहार रहे हो, ऊपर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है उसको देख रहे हो, बट थोड़ा सा मेरे पे फोकस करो, ठीक है। इतना बुरा नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला, कितने लोग पार्टनर बन सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट, नाम बताओ क्या नहीं बन सकता, एक होता है माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। कौन नहीं बन सकता, माइनर। दूसरा होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब क्या, वो इंसान जो दिमागी तौर पे वीक है वो पार्टनर नहीं बन सकता। एंड द लास्ट वन इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। मतलब ऐसा पर्सन जो क्या हो चुका है, डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, यार उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज चल रहे हैं या इंसॉल्वेंट है, कुछ भी है, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा है, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, तो जो रिटन एग्रीमेंट होगा हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डेट। मैं अभी जस्ट के बाद पढ़ाने वाला हूं। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या, फोर्थ पॉइंट था देखो लॉफुल बिजनेस होना, थर्ड पॉइंट था लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस मतलब क्या कि बिजनेस लीगल होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम नहीं करा जैसे कि एनजीओ, तो वहां पे वो क्या होगा, बिजनेस नहीं कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट होना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। मतलब क्या कि बिजनेस या तो सब चलाएंगे या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति सबके बिहाफ पे बिजनेस चलाएगा। आई होप अब आपको याद हो गया होगा।
आगे बढ़े, श्योरिटी दे रहे हो मुझे कि आपको याद हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आइए लास्ट बोल रहा हूं, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? पार्टनरशिप डीड। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें जीवन में कोई तुमसे पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन पूछे तो बोल देना रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। क्या बोलोगे? रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। तो रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो होता है हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। बड़ा आसान है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, आप मेरे साथ पढ़ोगे ना आपको याद भी हो जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहेगा। तो देखो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहेगा, सबसे पहला पॉइंट लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। क्या लिखा है सबसे पहला पॉइंट? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन। पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन मतलब समझना जरा ध्यान से। पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, यहां पे पार्टनर्स का दो चीज होगा, एक तो होगा नेम, क्या होगा? नेम, और फिर एक होगा पार्टनर्स का एड्रेस। क्या होगा? एक तो होगा पार्टनर का नेम और साथ में दूसरा पॉइंट पार्टनर का क्या होगा? एड्रेस होगा। हम इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर का नाम होगा और पार्टनर का क्या होगा? एड्रेस होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझना, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या कहते हैं, फर्म हो गया। अच्छा ये पार्टनर बोल दिया मैंने, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर बोल दिया, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। फिर अगला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म का मतलब क्या, यहाँ पे फर्म का भी नाम होगा। क्या होगा? फर्म का भी क्या होगा? नाम, और साथ साथ में फर्म का भी क्या होगा? एड्रेस होगा। फर्म का क्या होगा? नाम होगा, फर्म का क्या होगा? एड्रेस होगा। तो दो पॉइंट समझ में आ गए। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या होगा? पार्टनर। पार्टनर मतलब यहाँ पे पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म मतलब क्या? फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस कहाँ पे चालू है, मतलब सॉरी उसका प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ है, मतलब प्रिंसिपल प्लेस कहाँ है, जहाँ पे मेन बिजनेस स्टार्ट, मतलब बिजनेस कैसे बताऊँ आपको, मेन जगह होती है ना, हम उसे प्रिंसिपल प्लेस बोलते हैं। जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, जहाँ पे सारी मीटिंग्स करी जाती है, हम उसे बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेस बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? नेचर मतलब किस बिहाफ पे काम करे। जैसे मान के चलो मैंने पार्टनरशिप चालू करी तो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा? एजुकेशन होगा। ऐसी हर किसी का क्या होता है? नेचर ऑफ बिजनेस होता है। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप कब कमेंस हुई है। कमेंस मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप कब चालू हुई है। फिर अगला 5वां पॉइंट क्या आता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या आता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, की मतलब जो पार्टनर्स है उन्होंने कितना कितना कैपिटल क्या किया? कंट्रीब्यूट किया। क्या किया? कितना कितना कैपिटल क्या किया? कंट्रीब्यूट। तो हमने अभी तक कितने पॉइंट पढ़े? 6 पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहले क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, फिर क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, मतलब पार्टनर का नाम और पार्टनर का एड्रेस, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस। फिर क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा। फिर क्या आएगा? नेचर, कि बिजनेस का नेचर क्या है। फिर उसके बाद कमेंसमेंट, कौन सी तारीख से बिजनेस चालू हुआ। और लास्ट पॉइंट मैंने पढ़ाया था कि कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना करा, कैपिटल हर पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल दिया। क्या मेरी बात यहां तक आपके दिमाग में घुस गई? एक बार हाँ बोल दो। ठीक है, मान लिया मैंने, आप सुन लिया आपकी बात और तुमने हाँ बोल दिया। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तो हम आगे भी पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा है अगला पॉइंट इन्होंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जो कैपिटल के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट होता है हम उसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा रहेगा कि कितना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला है। क्या वो लिखा रहेगा कि कितना कैपिटल के ऊपर क्या मिला है? इंटरेस्ट। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर अगला आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया मिलेगा, मतलब ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मैं समझाता हूं। देखो कैपिटल मतलब तो समझ में आता है कि जब एक पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा हम उसे बोलेंगे कैपिटल बोलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब पता है क्या होता है? कि ड्राइंग मतलब समझ रहे हो? ड्राइंग मतलब होता है जैसे मैं पार्टनर हूं, मैंने अपनी फर्म से पैसे निकाल लिए तो मैं उसे ड्राइंग बोलूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या? जो मैं ड्राइंग करूंगा उसके ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं उसे कहता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? तो देखो इस पेज पे हमने कितने पॉइंट पढ़े? इस पेज पे हमने 8 पॉइंट पढ़े। पहला पढ़ा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, दूसरा पढ़ा डिस्क्रिप्शन ऑफ
फर्म, फिर तीसरा क्या पढ़ा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, चौथा क्या पढ़ा, नेचर ऑफ बिजनेस कि भाई बिजनेस का नेचर क्या, पांचवा क्या पढ़ा हमने कि भाई कब बिजनेस चालू हुआ था, कमेंसमेंट कब हुई थी, छठा हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा गया, क्या पढ़ा हमने, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा गया। फिर हमने अगला क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, वो भी यहां लिखा रहेगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, वो भी यहां पे क्या रहेगा, लिखा रहेगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? अगर मेरी बात इतनी क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। एक बार खुद भी एक काम करना, वीडियो पॉज करना, एक बार माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करना कि मैंने क्या 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 चीजें बोली थी। आगे चलते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में आता है कि भाई और भी क्या क्या पार्टनरशिप डीड में कंटेंट होता है। तो देखो यहाँ पे एक और कंटेंट होता है, उसे मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बोलता हूँ मैं उसे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जरा ध्यान समझने वाली बात है कि इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है। जब भी एक पार्टनर, मेरी बात सुनना, जब भी एक पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन दे, हम उसे कहते हैं लोन बाय पार्टनर। क्या कहते हैं उसे, लोन बाय पार्टनर। तो जब भी एक पार्टनर लोन देता है अपनी फर्म को, तो उसके ऊपर फर्म से जो इंटरेस्ट लेगा हम उसे कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या कहेंगे उसे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इतना क्लियर है? मतलब समझ रहे हो कि मैं पार्टनर हूं, ये फर्म है, मान लो ये है, देखो मेरी ड्रॉइंग देखना तुम, क्या कमाल की, ये है पार्टनर, सॉरी ये फर्म है हमारी, ठीक है, कुछ ऐसी ही दिखती है, इट्स ओके। अब मैंने, मतलब सौरभ ने इस फर्म को क्या करा, सौरभ ने इस फर्म को 10 लाख रुपए का लोन दिया। क्या, कितने रुपए का लोन दिया, 10 लाख का। तो फर्म हर साल मुझे क्या करेगी, उसके बदले इंटरेस्ट पे करेगी। क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या कहते हैं उसे, इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरी बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, पक्का पक्का। चलिए अगला क्या लिखा है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर। ये रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है सर, हमने तो आज तक नहीं सुना, तुमने कुछ नहीं सुना होगा, नालायक हो तुम लोग। रेम्युनरेशन मतलब क्या है, रेम्युनरेशन मतलब होता है सैलरी, और क्या होता है, कमीशन। क्या होता है, रेम्युनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी, और क्या होता है, कमीशन। तो यहाँ पे सैलरी और कमीशन को रेम्युनरेशन बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, पार्टनर अपनी ही फर्म से सैलरी भी लेता है और अपनी ही फर्म से कमीशन भी लेता है। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों करता है, पार्टनर प्रॉफिट तो ले रहा है, तो सैलरी लेने की क्या जरूरत है। बड़ा आसान सी भाषा में समझाता हूं आपको। सपोज करो A, B और C 3 पार्टनर थे। फर्म ने डिसाइड करा कि हम एक अकाउंटेंट रखते हैं जो क्या करेगा, हमारी पूरी अकाउंटिंग करेगा। सी बोलता है कि यार जरूरत नहीं किसी बंदे को रखने की, एक काम करो तुम मुझे सैलरी देना, तुम बाहर वाले को 10,000 दे रहे हो, मुझे 8,000 देना, पूरी की पूरी अकाउंटिंग मैं संभालूंगा। तो सी एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उस एक्स्ट्रा काम की वजह से उसको सैलरी मिलती है। इतना मेरी क्या बात क्लियर है? उसके बाद आता है कमीशन। कमीशन क्यों मिलता है, मान लो कि अगर अब मेरा काम है कपड़ों का, मैं कपड़े क्या कहते हैं बेचता हूँ। अब कपड़े बेचने के लिए मुझे ना बाहर से किसी लोगों को बुलाना पड़ता है और वो बाहर जाके हमारे कपड़े बेचते हैं और मैं उनको उसके बदले कमीशन देता हूं। मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने जब हमारी फर्म ने डिसाइड करा कि यार हम बाहर से किसी एक बंदे को हायर करते हैं, वो हमारा सामान बिकवाएगा, उसमें से बी एकदम से उठ के बोलता है कि यार देखो बाहर वाले की जरूरत नहीं है, तुम क्यों बाहर पैसा दे रहे हो, मैं तुम्हारा सामान बिकवाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारा सामान बिकवाऊंगा। तो वो जो बी सामान बिकवाने में जब हेल्प करेगा तो उसके पीछे वो क्या लेगा, कमीशन लेगा। तो इसलिए वहां पे कमीशन दिया जाता है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? अब इसके बाद देखो थोड़े से पॉइंट्स इधर उधर के ही हैं, आप उतने पॉइंट भी याद कर लोगे तो बहुत है। यहाँ पे अगला लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब क्या होता है इसका कि गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, मतलब किस तरीके से हम गुडविल को नापेंगे। देखो याद करो, थोड़े मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर क्या कहते हैं प्रॉफिट मेथड, याद है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वहां पे कैलकुलेशन किस मेथड से होगी उसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोलते हैं। और लास्ट होता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट। वैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब होता है कि किस तरीके से हम एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा रहता है। ये मेरी बात इतनी क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आर यू श्योर? यहां तक समझ में आ गया? लास्ट वन क्या है, राइट्स एंड ड्यूटी। ये यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा रहेगा कि पार्टनर्स के कितने राइट होते हैं और पार्टनर्स की कितनी क्या होती है, ड्यूटीज होती है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? एक बार वापस से फटाफट रिपीट कर ले, जल्दी जल्दी, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा, फटाफट रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, फिर क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फिर क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर क्या आएगा, नेचर, नेचर मतलब क्या काम कर रही है, फिर क्या आएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फिर क्या आएगा, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा, फिर क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो पढ़ो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, फिर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर अगले पॉइंट में हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, कि पार्टनर लोन कितना ले, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना लेगा वो भी बताया जाएगा, फिर रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय मतलब सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना होगा, फिर क्या आएगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे करेंगे, फिर क्या आएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, एंड द लास्ट पॉइंट कि पार्टनर्स के क्या राइट होंगे और पार्टनर्स की क्या होगी, ड्यूटीज होगी। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? आर यू श्योर अबाउट इट? अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई तो एक काम करो, फटाफट नोट करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, राइट? ठीक है,
चलो जी, अगर आपने यहां तक नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बस थोड़ी सी चीजें और रह गई, हमारी थ्योरी खत्म। मान लो कि हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई, तब क्या होगा? तब लड़ाई नहीं होगी? होगी लड़ाई, लेकिन उसका सोल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा है। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि मान लो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हमारा जो लिखा हुआ प्रोविजंस है वो अप्लाई होगा। प्रोविजन मतलब हमारे पास जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में क्या था? आईओसी कितना मिलेगा, आईओडी कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, यही सब लिखा हुआ था। मान लो आपने ये सारे पॉइंट अपनी पार्टनरशिप डीड में डाले ही नहीं, तो फिर क्या होगा? प्रोविजन अप्लाई होगा। किसका प्रोविजन अप्लाई होगा? पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जरा ध्यान समझना, पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन में क्या होगा। देखो, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन में यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, जरा समझने की बात है। देखो, सबसे पहले याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आपका जो आईओसी है, पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाई तो आपका जो आईओसी है वो पता है क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। क्या हो जाएगा वहां पे? नॉट अलाउड। मतलब समझ रहे हो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आईओसी आपको नहीं मिलेगा। फिर आता है आईओडी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर होता है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। फिर आता है रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। क्या? नॉट अलाउड। रेम्यूनरेशन भी क्या नहीं करेगा? नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद याद रखना, मान के चलो कि आपने क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। हाँ, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना, इसे समझना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। मान लो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो होगा 6% पर एनम। कितना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन? 6% पर एनम। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो कितना होगा? 6% पर एनम होगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं है? यहां तक समझ में आ गया। और एक लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? क्या रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो क्या रहेगा दोस्तों? वो रहेगा इक्वल रहेगा। क्या रहेगा वो? वहां पे इक्वल, ये नोट कर लेना, इक्वल रहेगा। तो मतलब समझ रहे हो कि मान लो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आईओसी तो नहीं मिलेगा, आईओडी बिल्कुल नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6% पर एनम। और लास्ट वन कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? तो जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा आपका? इक्वल रहेगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अरे श्योर आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो पार्टनरशिप डीड बनाई तो अच्छी बात है, नहीं बनाई तो आपका ये वाला प्रोविजन अप्लाई होगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है, काउंटर क्वेश्चन आता है कि सर मान लो कि पार्टनरशिप डीड नहीं, मतलब पार्टनरशिप डीड बनानी बहुत जरूरी है क्या? तो मेरा आंसर है नो, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है, बट बना लेना चाहिए। क्यों? कल को कोई भी लड़ाई होगी सीधा सीधा रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा। पार्टनरशिप ओरल भी होती है और रिटर्न भी होती है। अब कोई ओरल मतलब मुंह से कोई बात बोले तो वो मुकर सकता है, बट जो लिखी हुई बात है उस पर कैसे मुकरा जाए? तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टनरशिप डीड एक एविडेंस की तरह भी क्या करती है दोस्तों? काम करती है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं है? यहां तक समझ में आ गया? आर यू श्योर? एक बार वापस से याद कर लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो क्या लगेगा? आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा? 6%। बस इतनी सी बात समझनी थी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे, एक बार नोट कर लो, मैं आपको एक मिनट स्पेस देता हूँ, पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बस खत्म होने वाला है, थोड़ी देर और मेरे साथ बनाए रखो, अपना खत्म हो जाएगा। अगली बात है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी रहती है? लाइबिलिटी मतलब क्या क्या उनके ऊपर क्या कहते हैं कंपल्शन रहती है। याद रखना, मेरी बात सुनो, क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है इन केस इफ पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट, जरा ध्यान समझना, इन केस इफ पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस that is similar to that firm in competition with the firm, then such profit earned from such business shall be paid to the firm। कुछ समझ में आया? नहीं ना? इंग्लिश कमजोर है तुम्हारी, ध्यान सुनो, मेरी बात सुनो। चलो मैं हिंदी में बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इधर देखो, मान लो ये कह रहा है कि प्रॉफिट फ्रॉम सिमिलर बिजनेस। मान लो ए, बी और सी, इन तीनों का काम था क्लोथ बिजनेस का, ठीक है। इनकी एक फर्म थी, ABC नाम से एक फर्म थी। अब हुआ क्या, एक और फर्म थी, एक और क्या थी, फर्म थी। अब हुआ क्या, यहां से सी उठ के इनके साथ बिजनेस करने गया। अब याद रखना, इनका काम था क्लोथ का और इस फर्म का काम भी क्या था, क्लोथ का था।
अब ये जो सी है, इन दोनों को इन्फॉर्म किए बिना ये क्या करा, यहाँ तक गया और यहाँ पे जाके क्या कहते हैं इसने बिजनेस करा, और इस बिजनेस में ना इन्होंने इसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमा लिया। क्या कमा लिया इसने, प्रॉफिट कमा लिया। तो पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या बोलता है कि मान लो आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपने सिमिलर बिजनेस से कोई पैसा कमाया, मतलब किसी पार्टनर ने सिमिलर बिजनेस से अपनी फर्म छोड़कर किसी और बिजनेस से पैसा कमाया और वो बिजनेस भी क्या था, सिमिलर था। क्या था, सिमिलर था। तो वहां पे होगा क्या कि उससे जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो इन पार्टनर्स में, जो बचे हुए पार्टनर्स है इनमें भी क्या करेगा, बांटा जाएगा। जो भी प्रॉफिट कमाएगा इन बचे हुए पार्टनर्स में बांटा जाएगा। इतनी बड़ी बात क्लियर है। सर मान लो लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो इन ए और बी को लॉस में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। सिर्फ किस में हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लॉस में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? दोबारा बता दूं, मान लो कोई पार्टनर है वो अपने बिजनेस को छोड़कर सिमिलर बिजनेस में गया और वहां से उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो अगर जो प्रॉफिट उसने कमाया वो किसका होगा, बाकी बचे हुए पार्टनर्स का भी होगा। मतलब इन दोनों में जो ए और बी बच गए थे इनमें भी वो प्रॉफिट को क्या करा जाएगा, बांटा जाएगा। आई होप अब समझ में आ गया होगा। ये था पहला पॉइंट। अब आते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है जरा समझना। कह रहा है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल्फ और फ्रॉम फर्म बिजनेस। मेरी बात समझना, प्रॉफिट अर्न फॉर सेल्फ फ्रॉम फर्म बिजनेस। ये क्या लिखा है, इन केस इफ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम सेल्फ फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फॉर द यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। ये किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। देखो क्या कह रहा है, ये ए बी सी तीन पार्टनर है और इनकी एक फर्म थी, मतलब इन तीनों ने ये वाली फर्म खोली हुई थी। अब हुआ क्या, जो सी है, सी ने क्या करा, बिजनेस के कनेक्शन मतलब बिजनेस का कॉन्टैक्ट यूज करके और बिजनेस की एसेट का यूज करके, एसेट मतलब मान लो कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी वगैरह, कुछ भी, कोई मशीन वगैरह का यूज करके इसने क्या करा, प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया इसने, प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति में जाके बिजनेस की कोई भी चीज यूज करके कोई प्रॉफिट कमाता है, वो जो प्रॉफिट होगा वो पता है किसको दिया जाएगा, वो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा फर्म को। किसको दे दिया जाएगा वापस से, फर्म को। मतलब समझ रहे हो कि कोई भी पार्टनर ने अगर बिजनेस से अलग हटके कोई पैसा कमाया तो वो जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो भी किसका होगा, फर्म का होगा। और मान लो लॉस हो गया तो लॉस फर्म का नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? प्रॉफिट फ्रॉम सिमिलर बिजनेस मतलब मान लो कोई पार्टनर है, उसने क्या करा, अपने बिजनेस को छोड़कर किसी और सेम बिजनेस से पैसा कमाया, तो जो पैसा कमाया जाएगा वो फर्म को मिलेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लो कोई प्रॉफिट कमाया किसी पार्टनर ने बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट यूज करके या बिजनेस की एसेट को यूज करके, वो जो भी प्रॉफिट उसने कमाया वो भी किसका होगा, फर्म का होगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? क्या अरे श्योर आपको समझ में आ गई? अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, एक बार नोट करना है, नोट कर लेना, हम आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं इस नोट्स की ये सारी चीज़ों के नोट्स मैं आपको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी एक बार डाउनलोड कर लेना। बट पता है डाउनलोड करने से क्या होगा, डाउनलोड ही रह जाएगा, वो आपके फ़ोन के किसी पुराने किसी फोल्डर में जाकर छुप जाएगा। अगर थोड़ा सा और मेहनत करना जानते हो तो इसे नोट कर लो, इतना मज़ा आएगा आपके। जब बोर्ड आएंगे ना तब आप मुझे थैंक यू बोलोगे, सर कि आपने अच्छा किया नोट्स बनाने के लिए हमें बोल दिया था। अब देखो ये सब हो गया। अब लास्ट पॉइंट, बस फिर खत्म, राइट्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर के क्या क्या राइट होंगे। एक बार ये और पढ़ लें, फिर हमारा पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर जो है वो थ्योरी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। अब राइट्स ऑफ पार्टनर में क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला राइट क्या है, ये कह रहा है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही बात है कि बिजनेस के मैनेजमेंट में पहले तो वो हिस्सा लेगा। किसके हिस्से मैनेजमेंट में लेगा हिस्सा, बिजनेस के मैनेजमेंट में। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बिजनेस के अफेयर से क्या रहेगा, उसका कंसल्ट रहेगा। मतलब समझ रहे हो कि मान लो एक मिनट अभी बताता हूँ, ए और बी और सी है, ये ए और बी मिलके ना अपने आप में कुछ फुसफुस करके कोई डिसीजन ले लेते हैं, सी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होगा। जो सी है उसको भी क्या करना पड़ेगा, ए और बी को बताना पड़ेगा कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? 2 पॉइंट पढ़ा है। सबसे पहला जो नया पार्टनर होगा उसको मैनेजमेंट में हिस्सा मिलेगा। दूसरा क्या होगा, जो भी बिजनेस के अफेयर्स होंगे, अफेयर्स मतलब जो भी बिजनेस की बातें होंगी उसमें उसकी कंसल्टेशन ली जाएगी। कंसल्टेशन मतलब उसकी राय ली जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखा क्या है, देखो ध्यान से, ये तीसरा पॉइंट लिखा है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या लिखा है तीसरा पॉइंट, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट।
अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनको चेक कर सकता है और इनकी कॉपी अपने घर ले जा सकता है। कॉपी, ओरिजिनल नहीं, क्या लेके जा सकता है? कॉपी लेके जा सकता है। 3 पॉइंट हो गए। पहला मैनेजमेंट में हिस्सा मिलेगा, दूसरा बिजनेस के अफेयर्स में कंसल्टेशन मिलेगी, और तीसरा क्या कि उसकी कॉपी ले जा सकता है। किसकी कॉपी ले जा सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। चौथा पॉइंट क्या है? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद एन एग्रीड रेशियो, जो रेशियो एग्री करी गई है। एग्री मतलब क्या? ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, इनके बीच में जो रेशियो थी वो थी 3:2:1। क्या रेशियो थी? 3:2:1। तो जो भी रेशियो होगी उसमें उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? 4। सबसे पहला पॉइंट मेरे साथ रिपीट करो, क्या पॉइंट था सबसे पहला? कि भाई मैनेजमेंट में हिस्सा मिलेगा। दूसरा क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसल्ट मतलब सॉरी जो भी बिजनेस अफेयर्स होगा उसमें कंसल्टेशन उसका भी हक होगा, वो भी बोल सकता है। तीसरा पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक भी कर सकता है, साथ साथ में उसकी क्या कर सकता है? कॉपी भी लेके जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है? भाई प्रॉफिट और लॉस में उसको क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस में उसकी एग्रीड रेशियो, एग्रीड मतलब जो तीनों ने मिलकर एग्री करा होगा उसमें उसका हिस्सा मिलेगा। चौथा पॉइंट क्या है? टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय द फर्म टू एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर द रेट इज नॉट एग्रीड, इंटरेस्ट इज पेड एट 6%। मेरी बात समझना, मान लो किसी पार्टनर ने क्या किया? लोन दिया। मान लो ए बी सी पार्टनर थे, सी ने क्या करा? लोन दिया अपनी ही फर्म को। किसको दिया? अपनी ही फर्म को क्या दिया? लोन दिया, 10 लाख रुपए का दिया। अब यहाँ तो या तो ये होगा कि सी जितना इंटरेस्ट बोलेगा उतना आप बता दे, मतलब दे देना। अगर इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 6%। मतलब समझ रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा? 6% रहेगा। अब 2 बातें और समझना है। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंस इंकर्ड बाय हिम। मेरी बात जरा ध्यान समझना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। 1 मिनट है, मेरी बात सुनो, ठीक है? इधर देखो, यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, जब ध्यान समझना क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, ये दोनों सिक्किम गए हुए थे। मान लो गलती से क्या हुआ, वहाँ पर थोड़ा सा डिजास्टर आ गया और ए और बी से कनेक्शन लॉस्ट हो गया, मतलब ए और बी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। सी को एक डील मिली है जिसमें उसको एक्सपेक्टेड है कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। अब सी इन दोनों से बिल्कुल कनेक्शन नहीं बना पा रहा, तो सी बिल्कुल भी मतलब इनसे बात भी नहीं कर पा रहा, तो सी को अब अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जब सी अपने हिसाब से डिसीजन लेगा तो होगा क्या? भाई अगर इमरजेंसी होती है तो अकेला पार्टनर भी डिसीजन ले सकता है, और जो डिसीजन लेगा अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक, मान लो लॉस हुआ तो भी क्या करेगा? सब में बटेगा। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? प्रॉफिट हुआ तो भी सब में बटेगा, और लॉस हुआ तो क्या करेगा? सब में बटेगा। लेकिन याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में होगा। और मान लो इस पूरी डील में सी ने कोई खर्चा करा, मान लो सी ने 1 लाख रुपए खर्चा करा, तो 1 लाख का जो उसने अपनी जेब से खर्चा किया वो जेब का खर्चा कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा उसे। क्या बात क्लियर है? मतलब इन शॉर्ट अगर कोई इमरजेंसी रही तो उसमें क्या होगा? जो अकेला लास्ट में जो पार्टनर मतलब जो भी पार्टनर है डिसीजन ले लेता है तो वो डिसीजन सबके लिए होगा, और वहां पे प्रॉफिट हो तो भी सबको मिलेगा और लॉस हो तो भी सबको मिलेगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं है? अगला क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से पढ़ो, ये लिखा है, ध्यान से देखो, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब क्या? मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर थे। ए बोलता है कि मैं अपने बेटे डी को अपने बिजनेस में लाना चाहता हूँ। ए ने हाँ कह दिया, बी ने हाँ कह दिया, बट सी ने मना कर दिया। तो जब सी ने मना कर दिया इसका मतलब क्या? ये जो डी है वो बिजनेस में नहीं आ सकता। समझ रहे हो कि भाई अगर उसको बिजनेस में आना है, क्या बोला मैंने? उसको बिजनेस में आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे भी मतलब क्या कहते हैं, किसी नए पार्टनर बिजनेस में आना है और कोई पार्टनर मना कर देता है तो फिर वो एडमिशन नहीं ले सकता। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? तो अगर किसी को एडमिट करना है तो सबकी रजामंदी होनी चाहिए। लास्ट है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस फॉर द सेम। मतलब क्या कि बिजनेस से रिटायर हो सकता है बट उसको एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? टू गेट इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द एक्सपेंस इंकर्ड बाय हिम ऑन द बिजनेस और इंकर्ड बाय हिम ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। मेरी बात समझना, मान लो कि एक बंदा था, मतलब यहाँ पे देखो ध्यान समझना, ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ए ने क्या करा? मुंबई गया, ठीक है, फर्म के बिहाफ पे, और मुंबई में गया तो उसको मुंबई में आना जाना सब कुछ रहना कितने रुपए का पड़ा? 60,000 रुपए का पड़ा। अब ये जो 60,000 है ये क्यों खर्चा किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि फर्म का बिजनेस हो सके। अब ये फर्म के बिजनेस के लिए गया था, तो जो इसने खर्चा करा वो खर्चा कौन पे करेगा? उसे फर्म पे करेगा। मतलब उसको रिम्बर्स कौन करेगा? फर्म पे रिम्बर्स करेगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने क्या क्या राइट्स पढ़े एक बार वापस से बता देता हूँ। राइट्स में देखो, सबसे पहले टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। दूसरा लेगा टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या? बिजनेस के अफेयर्स मतलब जो बिजनेस की बातें होंगी उनमें उसका कंसल्ट लिया जाएगा। तीसरा क्या कहते हैं, वो क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और साथ में चाहे तो वो कॉपी भी लेके जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद एन एग्रीड रेशियो, जो उनके बीच में रेशियो एग्रीड रहेगी वहां पे।
5वां पॉइंट क्या पढ़ा मैंने कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा वो कितना % रहेगा, या तो एग्री रहे उनके बीच में, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन उसे कितना मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा, अगर मान लो कोई इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी में पार्टनर डिसीजन ले सकता है और वो डिसीजन सबको क्या होगा, वैलिड होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर, एक सिंगल पार्टनर भी चाहे कि भाई मेरे को एडमिट नहीं करना है किसी नए पार्टनर को, तो वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई अगर उसे रिटायर होना है तो प्रॉपर नोटिस देके वो क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। और लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि टू गेट इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द एक्सपेंस इंकर्ड बाय हिम ऑन द बिजनेस और इंकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मतलब समझ रहे हो कि अगर उस किसी पार्टनर ने बिजनेस के बिहाफ पे या बिजनेस के लिए कोई खर्चा करा है तो वो खर्चा क्या होगा, रिम्बर्स करा जाएगा। और वो कौन रिम्बर्स करेगा, फर्म रिम्बर्स करेगा। क्या मेरी बात आपको इतनी समझ में आ गई? अगर यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा थ्योरी पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो अब जब डे 2 आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो यहां तक अच्छे से पढ़ लेना, जो भी प्रॉब्लम है एक बार देख लेना। इन एनी केस आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको कोई टॉपिक चाहिए कि सर इस टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो बना दो, तो मुझे बताना, मैं जरूर उसकी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलो टेक केयर जी।